हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गुल्ली डंडा कहानी के प्रमुख तत्व और उसकी समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सबसे समर्थ कहानीकार हैं और आज लगभग एक शताब्दी बाद भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को 300 से भी अधिक कहानियाँ भेंट की हैं, जिनमें भारतीय जीवन के विविध चित्र दिखाई देते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। इनकी कहानी और कला क्रमशः परिमार्जित होकर पूर्णता की ओर अग्रसर हुई हैं। बाद की कहानियाँ सामाजिक यथार्थ को प्रधानता देती हैं। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में एक ऐसी सच्चाई को उद्घाटित किया गया है जो आज के युग में व्यक्ति के अंतःकरण का एक अंग बन गई है। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की चाह होने लगती है और वह इन्हें पाने के लिए प्रयत्न भी करता है और उसके प्रयत्न कामयाब भी हो जाते हैं, किंतु यह प्रतिष्ठा और पद व्यक्ति और व्यक्ति के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देते हैं। पद और प्रतिष्ठा की गरिमा बचपन के मधुर प्रेम संबंधों में भी दीवार बन जाती है। कथा नायक और गया नामक पात्र के पारस्परिक व्यवहार से इसी सामाजिक और भावात्मक स्थिति का चित्रण किया गया है। अब हम गुल्ली डंडा कहानी का समीक्षात्मक रूप देखते हैं। कहानी कला की दृष्टि से कहानी के निम्नलिखित तत्व माने जाते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य और सातवां शीर्षक या नामकरण। प्रस्तुत कहानी के संदर्भ में उपयुक्त तत्व के आधार पर हम समीक्षा देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कहानी के कथानक पर। अच्छी और प्रभावशाली कहानी के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसका कथानक या कथा वस्तु रोचकता से ओतप्रोत हो और सुव्यवस्थित हो, साथ ही भव्यता लिए हुए होना चाहिए। कहानी के प्रतिपाद्य का दूसरा नाम कथानक है। कथानक में समाहित जितनी भी घटनाएं होती हैं, यदि उनका जीवन से निकट का संबंध रहता हो तो निश्चित रूप से वह कथाकार जानदार होता है। सभी घटना संक्षिप्तता के गुण से युक्त होनी चाहिए और सभी घटनाओं का उद्घाटन आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए और ऐसा तालमेल कि वह सभी एक ही उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। कथानक के प्रमुख विषयों के आधार पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा विचरित कहानी गुल्ली डंडा एक रोचक कथानक रखती है। ग्रामीण अंचल में पल रहे दो बाल सखाओं की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण मधुर यादों के आधार पर किया गया है। दोनों बचपन में बिना किसी जातीय अथवा वर्गीय भेदभाव के मिलजुल कर सहचार्य भाव से गुल्ली डंडा खेलते हैं। गया इस खेल में निपुण होता है। वह कथा नायक को खेल में बहुत पिदाता है और उसे परेशान करता है, लेकिन दोनों एक साथ उसी खेल को बिना किसी गिले शिकवे के खेलते हैं। एक दिन जब गया कथा नायक से लगातार दाव पर दाव ले रहा था तो वह थककर परेशान हो जाता है और बिना दाव दिए
खेल को अधूरा छोड़कर घर चला जाना चाहता है, लेकिन गया उसे जाने नहीं देता। दोनों के बीच गर्मा गर्मी होने लगती है और गाली गलौज की भी नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि कथानायक उसे काट लेता है और गया उसकी पीठ पर डंडा जमा देता है। नायक रोने लगता है और गया वहाँ से भाग छूटता है। गया के जाने के बाद कथानायक अपने घर पर चला आता है। वह अपने पिटने की बात किसी से नहीं कहता और ना ही वह गया के प्रति अधिक बुरी भावना रखता है। कुछ समय बाद कथानायक के थानेदार पिता का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है और नायक अपने बचपन के प्रिय मित्र को छोड़कर अपने परिवार के साथ अन्यत्र चला जाता है। वहाँ जाकर जब कथानायक को रह रहकर अपने मित्र गया की याद आने लगती है तो काफ़ी दिनों तक वह परेशान रहता है। समय गुजरने लगता है। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष अपनी रफ्तार से गुजरने लगते हैं और कथानायक एक इंजीनियर बन जाता है। आज पूरे 20 साल बाद वह जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में आकर गेस्ट हाउस में ठहरता है और उत्सुकता से अपने मित्र को खोजता है। वहाँ के लोगों के सहयोग से नायक की जल्दी ही गया से मुलाकात हो जाती है। दोनों प्रेमालाप करते हुए पुनः पुरानी स्मृतियों को तरोताज़ा करने के लिए गुल्ली डंडा खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था के इस खेल में बचपन के जैसे कुछ भी नहीं होता। ना स्फूर्ति, ना प्रेम, ना साहचर्य भाव और ना वह जोश और उमंग, ना ही एक दूसरे को हराने वाली स्पर्धा और ना ही वह जीवंतता। बस वह खेल एक खेल की खानापूर्ति मात्र है। गया तो पहले से ही उस खेल का चैंपियन था। अब तो वह और भी अधिक निपुण हो गया था, जिसका पता नायक को गया के खेल द्वारा खेले गए दूसरे दिवसीय खेल में चला। गया ने पहले दिन अपने मित्र को खेल में परेशान नहीं किया और ना उसे अधिक पिदाया, बल्कि जानबूझकर स्वयं हारता रहा और दाव देता रहा और अपने साथी को खिलाता रहा। ऐसा उसने इसलिए किया कि उसका बचपन का साथी अब वह साथी नहीं था, बल्कि एक आला अफसर था, जिसका सम्मान और लिहाज आवश्यक था। नायक अपने मित्र गया की बेबसी को अच्छी तरह समझ गया था। अफसरी और प्रतिष्ठा दोनों मित्र के आपसी नैसर्गिक संबंधों के बीच एक दीवार बन चुकी थी। प्रस्तुत कहानी में कथाकार की सभी घटनाओं का संयोजन बड़ी कुशलता के साथ किया गया। कथानायक के प्रतिष्ठा व पदाधिकारी के पुत्र का अहंकार और प्रारंभ से अंत तक बिठाया जाता है। इस कहानी का कथानक स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। पात्रों की मनोदशा का सहज चित्रण किया गया है। इसमें कथानक में संक्षिप्तता का गुण भी निहित है, जिसकी घटना निश्चित उद्देश्य को प्रकट करने में भी सफल रही है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, जो है पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं। तो प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या मात्र 2 है, जो कहानी के संक्षिप्त आकार के गुणों के अनुकूल है। इस कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत सूक्ष्म रेखाओं से उभारा है, ताकि दोनों ही पात्रों का व्यक्तित्व सुस्पष्ट रूप से पाठकों के मानस पटल पर विकसित होता हुआ प्रतीत हो। कथानायक उच्च जाति और उच्च अधिकारी का लड़का है और दूसरा पात्र गया एक निम्न जाति चमार का मजदूर वर्गीय बालक है, जो समान वय को बाल सखा है। लेखक ने दोनों मित्रों की बाल क्रीड़ाओं के आधार पर उनके चारित्रिक गुणों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। एक ओर कथानायक का उच्च पदीय अहंकार और दूसरी ओर गया के गरीब मन में उसके प्रति अदब और सम्मान।
इस तरह आत्मकथन की प्रभावपूर्ण शैली में दोनों पात्रों के चरित्र का स्वाभाविक विकास इस कहानी में बहुत ही कुशलता से किया गया है। अब आते हैं गुल्ली डंडा कहानी के संवाद पर। किसी भी अच्छी कहानी की जो अच्छाई होती है वो उसके संवाद पर निर्भर करती है। संवाद या कथोपकथन के द्वारा ही पात्रों के व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है। कथानक को गति मिलती है और घटनाओं में नाटकीयता का गुण समाहित होता है। कहानी का संवाद हमेशा संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। इस कहानी में संवाद के गुण पूर्णतः समाहित हैं। यदि इस कहानी के संवाद की बात की जाए तो हम इनके संवाद के एक छोटे से अंश को देखते हैं। इसका अंश है, गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुंह से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कहानी में जो अधिकतर संवाद है वो पात्रों की मनोदशा को प्रकट करने वाले हैं, सरल हैं, स्पष्ट हैं और भावानुकूल हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कहानी का संवाद या कथोपकथन की दृष्टि से यह पूर्ण सफल कहानी रही है। अब आते हैं कहानी के देशकाल पर। श्रेष्ठ कहानियों में देशकाल व वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें कहानी की घटना का, समय या स्थान का सुंदर चित्रण किया जाता है। पात्रों की जिंदगी देशकाल या वातावरण के आवरण से ढकी होती है और वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों के परिवेश में निर्लिप्त रहता है। उसकी भाषा, रहन सहन, खान पान, मान मर्यादा, रीति रिवाज आदि सभी गुण देशकाल से प्रभावित रहते हैं। इस कहानी की घटना में कहानीकार प्रेमचंद ने एक गांव में घटित होने वाली स्थितियों को दर्शाया है। घटना को दो भागों में विभाजित किया है। पूर्वार्ध में कथा नायक और गया के नैसर्गिक संबंधों को दर्शाते हुए बाल क्रीड़ाओं की स्वाभाविक प्रस्तुति दी है और बाद में कथा नायक की आला अफसरी का आलम और गया की एक सादगीपूर्ण जिंदगी का सीधा साधा स्वाभाविक अंदाज दिखाया है। 20 वर्षों के अंतराल में न केवल कस्बे का प्राकृतिक वातावरण ही बदला है, अपितु पद और प्रतिष्ठा के कारण दोनों के स्वभाव भी बदल गए हैं। इस तरह कहानी के रचयिता प्रेमचंद ने देशकाल और वातावरण के निर्वाह का पूरा ख्याल रखा है, साथ ही उसमें सामाजिक वातावरण की संपूर्ण विशेषताओं को सफलतापूर्वक समाहित भी किया है। अब आते हैं इस कहानी की भाषा और शैलीगत गुण पर। तो भाषा ही एक ऐसा गुण है जो कहानी को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। भाषा का सौंदर्य न केवल पात्रों के मानसिक स्तर को उद्घाटित करता है, अपितु कहानीकार के व्यक्तित्व और रचना शक्ति का भी परिचय कराने वाला होता है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने पात्रों के स्तर के अनुरूप और घटनाक्रम को व्यंजित करने वाली सक्षम भाषा शैली को काम में लिया है। कथानायक जब खेल में बार बार दाव देता हुआ थककर परेशान हो जाता है तो अनेक चालें चलता है और अनेक नीतियां काम में लाता है, और जब सारी चालें और नीतियां नाकामयाब रहती हैं तो पीछा छुड़ाने के लिए अधूरे खेल को छोड़कर वहां से घर चला जाना चाहता है, किंतु गया उसे दाव दिए बिना जाने नहीं देता। उस समय प्रेमचंद ने दोनों के संवाद को जो स्वाभाविक भाषा दी है वह प्रशंसनीय और पात्रों की भावना के अनुरूप है। अब आते हैं
कहानी के लक्ष्य पर। तो सोउद्देश्य कहानी ही सही मायने में एक अच्छी कहानी होती है। उद्देश्यों में ही कहानी का संदेश निहित होता है, जो कहानीकार के द्वारा पाठकों को दिया जाता है। इस कहानी का मूल उद्देश्य सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करना है। बचपन में बालक के मन में किसी प्रकार का सामाजिक द्वेष नहीं होता, किंतु बड़ा होने पर मान अपमान, पद प्रतिष्ठा, ऊंच नीच आदि सभी जैसे जैसे अवस्था व्यतीत होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति की सोच भी बड़ी होती चली जाती है और उसमें इस प्रकार के विचार बनते चले जाते हैं और व्यक्ति अपने ही अंदाज में स्वयं को और दूसरे को देखने लगता है। इस कहानी का नायक जब बचपन में अपने मित्र गया के साथ गुल्ली डंडा खेलता है तो उसका बाल मन किसी प्रकार का भेदभाव या मान अपमान की भावना नहीं रखता, लेकिन बड़ा हो जाने और इंजीनियर बन जाने पर वह अपने पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को महत्व देने लग जाता है, किंतु उसका मित्र गया उसे उसी के अनुरूप सम्मान और अदब का ख्याल रखते हुए ही व्यवहार करता है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि पद और प्रतिष्ठा के कारण मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें उच्च कुल में जन्म लेकर या उच्च पद प्राप्त करने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद कहानी के इस उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सफल रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी के शीर्षक पर। तो कहानी के तत्वों में शीर्षक का भी जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक किसी भी रचना का आधार होता है और इसका जो निर्धारण है वो रचनाकार के विवेक व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाता है। शीर्षक प्राय किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या विशेषता के नाम के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। ये जितना संक्षिप्त है उतना ही प्रभावशाली होता है। मुख्य रूप से शीर्षक एक या दो शब्द या अधिक से अधिक 3 शब्दों में तय किया जाता है। इस कहानी का शीर्षक एक खेल विशेष के नाम पर निर्धारित किया गया है। ये खेल मुख्य रूप से गांव में खेला जाता है, क्योंकि इस खेल में किसी प्रकार के तामझाम की या महंगे सामान की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी पेड़ की मोटी डाली को तोड़कर गुल्ली डंडा बना लिया जाता है और जब भी 2 साथियों का मन करे तभी इस खेल को मैदान में शुरू किया जा सकता है। इस कहानी का नायक और गया एक कस्बे में बाल्यावस्था में यह खेल प्रारंभ करते हैं, अंत तक इसी खेल को खेलते हैं। शीर्षक कथा और किसी भी रचनात्मक विधा का आधार होता है और इसका संबंध रचना के प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। यही शीर्षक सारगर्भित माना जाता है, जिसमें यह सब गुण हो। मुंशी प्रेमचंद ने भी इस कहानी का शीर्षक गुल्ली डंडा निर्धारित किया। इस तत्व के सभी गुणों का पूर्ण सफल रूप से ख्याल रखा। इसमें पूरी कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक इसी नाम के इर्द गिर्द ये कहानी मंडराती हुई दिखाई देती है और इस खेल के अनुरूप ही 2 पात्रों का चित्रण तथा उनकी अनुकूल मनोभावना भी शीर्षक के अनुसार रखी गई है। इस प्रकार से शीर्षक की दृष्टि से भी कहानीकार पूर्णतः सफल रहे हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कहानी के तात्विक विशेषणों के निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी का कथानक सारगर्भित और उद्देश्यपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति के बदलते हुए मानसिक रूप को बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। देश काल और वातावरण में जिस तक्षीणता से घटनाक्रम को रेखांकित किया गया है वह बहुत प्रशंसनीय है। पात्रों के चयन और उनकी चारित्रिक विशेषताएं कहानी के अनुकूल हैं और संवाद की दृष्टि से कहानी की स्वाभाविकता कहानीकार से कहीं दूर नहीं है।
अतः प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा पूर्ण रूप से एक सफल कहानी रही है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना गुल्ली डंडा कहानी के तत्वों और उसकी समीक्षा के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।